हेलो एवरीवन। क्लास 10th एसएसटी में हमने इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर को शुरू किया था। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसमें हमने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख सेक्टर क्या हैं और सेक्टर्स को ब्रॉडली तीन आधारों पर क्लासिफाई करके पहले ही इस टॉपिक के इस चैप्टर के पहले ही वीडियो में हमने आपको समझाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन आधारों पर क्लासिफाई किया जाता है, सेक्टर्स की बात किया जाए तो पहला उसमें हमने देखा था कि बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और उसमें हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर देखा था। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और टर्सरी टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र, ये हमने देखा। फिर दूसरा हमने देखा था आधार क्या है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसमें हमने देखा था ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और तीसरा हमने आधार देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑलरेडी तो हमने कवर कर लिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, पे तो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी इन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर। और इसमें रोजगार के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के दो सेक्टर हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इन दोनों के बारे में आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। अच्छा, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस समझ लेते हैं। संगठित क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं या कोई कंपनी है, वो कंपनी सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जिनके पर कोई नियम लागू नहीं होते, कोई नियम कानून का कोई पालना ही नहीं होता। जैसे यदि आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे आप जियो, रिलायंस, टाटा या फिर ऐसी कंपनी जिसमें 5, 10 या 12 मजदूर से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, सरकार के द्वारा पैमाने तय करते हैं कि किए जाते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15 एग्ज़ैक्ट नंबर तो हमें पता नहीं है, लेकिन सरकार ये तय करती है कि यदि किसी कंपनी में 10 लोग या 15 मेंबर्स यदि काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के अंतर्गत आएगा और उस कंपनी पर सरकार द्वारा लाए गए नियम कानून पूरी तरीके से लागू होंगे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो सरकार द्वारा लागू किए गए या सरकार द्वारा पारित किए गए सारे नियम कानून लागू होते हैं। जैसे किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं या छोटे कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पर सरकार कहती है कि आपसे यदि एक्स्ट्रा मजदूरी करवा जा रही है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिलेगा। आपको अचानक से कोई जॉब से नहीं निकाल सकता। आपको और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर या फिर पुलिस या फिर सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये सब ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इन्हें और बहुत सारी सुविधाएँ भी मिलती हैं। जैसे आपको एक समय पर सैलरी मिल जाती है, सही समय पर आपको जब रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलती है। इसके अलावा आप यदि बीमार होते हैं तो सरकार उसके लिए आपको जो मेडिकल की सुविधा देती है। हाँ? लेकिन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर ऐसे सेक्टर जिसमें कोई नियम कानून नहीं होते। जैसे मान लो राजमिस्त्री का काम है, मज़दूर। आप कहीं मज़दूरी का काम करने गए, वहाँ आपकी कोई गारंटी नहीं कि आप अगले दिन भी काम करने आओगे या नहीं आओगे। वो तो ठेकेदार के मन के ऊपर हुआ या मिस्त्री के मन के ऊपर हुआ, उसने कहा कि कल से नहीं आना है, तो नहीं आना। आप कहीं कुछ कर भी नहीं पाओगे, है ना? तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, वहाँ पर आपको निश्चित पेमेंट नहीं मिलता है, कभी 1 घंटा ज़्यादा काम करवा लिया, कुछ पैसे ही नहीं दिए। आप कहीं बीमार हो गए तो अगले दिन नहीं गए, तो वो जो मालिक है वो कहेगा कि इस दिन 1 दिन छुट्टी पर है तो उसका पेमेंट क्यों दें? लेकिन ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में आपको जब कुछ छुट्टियाँ ऐसी मिलती हैं जिसका वेतन भी आपको मिलता है। तो ये ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है। अब एक-एक करके हम पॉइंट वाइज़ देखते हैं और ये पॉइंट जो छूट गए हैं तो हम एक-एक करके समझ लेते हैं। पहला है रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं एंड फॉलो ऑल रूल्स, और सभी नियमों का पालन करते हैं। सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं। दूसरा, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटीज। और दूसरा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स होते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी होती है, अपने जो काम होता है या रोजगार की सुरक्षा होती है। एंड कांट बी फायर्ड विदाउट प्रॉपर रीजन। और बिना किसी उचित कारण के आपको निकाला नहीं जा सकता।
जबकि यदि आप मिस्त्री या लेबर का काम कर रहे हो, तो वो आपके मालिक पर डिपेंड करता है। मालिक का मन नहीं किया आपको काम पे रखने का, तो आपको निकाल देगा और आप उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो अनऑर्गनाइज़ सेक्टर है। ठीक है? तो ऑर्गनाइज़ सेक्टर में पहला पॉइंट कि ये रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा पंजीकृत होते हैं और हर नियमों का पालन करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो काम करने वाले वर्कर्स उनके जॉब सिक्योरिटी होती है और उन्हें बिना किसी प्रॉपर रीज़न को फायर नहीं किया जा सकता, जॉब से नहीं निकाला जा सकता। तीसरा है वर्कर्स गेट अ पेंशन व्हेन दे रिटायर। अब जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, इसमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद श्रमिकों को पेंशन भी मिलती है। लेकिन कोई कभी सुना है आपने कि कोई मज़दूर जो काम कर रहा था अनऑर्गनाइज़ सेक्टर में और रिटायर हो गया, उसे पेंशन भी मिल रही है? नहीं मिलती क्योंकि वो अनऑर्गनाइज़ ही है। चौथा, गुड वर्किंग कंडीशन एंड अ सेफ एनवायरनमेंट। ऑर्गनाइज़ सेक्टर में कार्य की अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं और सुरक्षित वातावरण होता है। फिक्स्ड वर्क आवर्स, इसमें काम की निश्चित अवधि होती है। पेड एक्स्ट्रा फॉर ओवरटाइम, इसमें काम के जो निश्चित घंटे होते हैं, ये फिक्स रहते हैं। लेकिन यदि आपसे अतिरिक्त घंटा एक्स्ट्रा वर्क टाइम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको अलग से वेतन दिया जाता है। जैसे ओवरटाइम कई कंपनियों में चलती हैं, तो कंपनियाँ जो होती हैं, वो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तभी तो ओवरनाइट का पेमेंट मिलता है। मतलब यदि आप 4 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे ड्यूटी कर लिए और 4 घंटे से ज़्यादा भी कंपनी आपसे काम करवा रही है, तो घंटे वाइज़ के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के अंतर्गत आ रहा है। छठवां पॉइंट है पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलिडेज़ प्रोविडेंट फंड। मतलब जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, इसमें आपको यदि छुट्टियाँ मिलती हैं, तो उस छुट्टियों का भी वेतन मिलता है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलिडेज़, जब भी हॉलिडेज़ की छुट्टियाँ होती हैं, तब भी आपको पेमेंट मिलते हैं और प्रोविडेंट भविष्य निधि की भी सुरक्षा मिलती है, पीएफ। जब आप रिटायर होते हैं, तो आपको पेंशन या एकमुश्त राशि मिलती है, वो पीएफ है। जैसे एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में? गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल, बैंक, ये सारे ऑर्गेनाइज़ सेक्टर या बड़ी-बड़ी कंपनियाँ। तभी तो आप देख रहे हैं ना कि वर्तमान समय में ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की इतना होड़ क्यों लगी है? क्योंकि लोगों को पता है कि ये ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, इसमें हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, हमें जो हॉलिडेज़ की छुट्टियाँ के समय भी हमें वेतन मिलता है, हमें पेंशन की सुविधाएँ मिलती हैं, हमें आसानी से जॉब से कोई बिना प्रॉपर रीज़न के नहीं निकाल सकता। यदि हमसे ओवर टाइम टाइम काम करवाया जा रहा है, तो उसकी भी पेमेंट हमें मिलती है। तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के बारे में ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। अब दूसरा हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर या असंगठित क्षेत्र। नॉट रजिस्टर्ड, पहला पॉइंट क्या है? ये पंजीकृत नहीं होते विथ गवर्नमेंट, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं एंड ऑफन वायलेट रूल्स, और कई बार नियम कानून का उल्लंघन ही करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, वर्कर्स डिड नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी एंड कैन बी फायर्ड एट एनी टाइम। इसमें जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है और उन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, वर्कर डू नॉट गेट अ पेंशन व्हेन दे रिटायर। इसमें जो वर्कर्स रिटायर होते हैं या काम छोड़ते हैं, तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलता। ऑफन डेंजरस वर्क इन्वायरमेंट, और कई बार तो डेंजरस इन्वायरमेंट होता है जहाँ काम करते हैं। मान लीजिए कोई वर्कर मजदूर है, तीसरे मंजिले पर चढ़कर काम कर रहा है, पता चला कभी गिर गया, उसके साथ दुर्घटना हो गई, वो जो बिल्डर है, मालिक है, वो उससे मिलने भी नहीं जाता है। इसे आपसे क्या मतलब? लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि आप रहें, तो उसका हर्जाना भी मिलता है। पहली बात तो वहाँ पर डेंजरस एनवायरनमेंट होता ही नहीं, वो आपको सेफ्टी के साथ ही काम करने के अवसर मिलते हैं। 5वां पॉइंट है नो फिक्स वर्क आवर्स, इसमें कोई फिक्स काम के घंटे नहीं है, कभी कितना भी काम करा लिया जाता है एंड नो एक्स्ट्रा पे फॉर ओवरटाइम, और यदि आपसे ओवरटाइम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान की सुविधा नहीं है। छठा पॉइंट, नो पेड लीव, जब इसमें कोई भी सवेतन छुट्टी नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में यदि आप लीव पर जाते हो, तो लीव पेड होती है। उसके लिए सरकार बहुत सारी छुट्टियाँ देती है कि ये इतनी छुट्टियाँ आप कंज़्यूम कर सकते हो और उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में साल भर गायब है और सरकार आपको पैसे दिए जा रही है, नहीं। उसमें भी नियम कानून हैं। सरकार 15 दिन, 20 दिन आपको देती है कि यदि आप इतने दिन, साल भर में इतने दिन की छुट्टियाँ अपनी मन-मर्ज़ी से ले रहे हैं, तो भी हम उसका पैसा देंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में ऐसा नहीं होता। हॉलिडेज़ और लीव ड्यू टू सिकनेस, मतलब
कोई भी अवकाश का वेतन नहीं है, छुट्टियाँ बीमारी के कारण छुट्टी नहीं होती इसमें, यदि आप छुट्टी पे गए तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला है। ये ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में प्रमुख डिफरेंसेस क्या हैं? अंतर आप बताएँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज़ सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर क्या है। इतना सारा पढ़ने के बाद एक टेबल है और इस टेबल के माध्यम से आप ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में मेन डिफरेंसेस को आप समझ पाओगे। जैसे ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में क्या है? रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर होते हैं और सभी नियम का पालन करते हैं। जबकि अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर नॉट रजिस्टर्ड, कोई रजिस्टर नहीं होता और वायलेट रूल को भी वायलेट करते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी होती है और कांट बी फायर्ड विदाउट प्रॉपर रीज़न। यहाँ के वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी होती है, बिना किसी प्रॉपर रीज़न को फायर नहीं किया जा सकता। जबकि यहाँ पर वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और एनी टाइम उन्हें फायर किया जा सकता है। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा, यहाँ पर रिटायर होते हैं जब वर्कर्स को उन्हें पेंशन मिलती है व्हेन दे रिटायर। लेकिन यहाँ पर डू नॉट गेट अ पेंशन व्हेन दे रिटायर। जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रिटायर होते हैं तो कोई पेंशन नहीं मिलती रिटायरमेंट के बाद। गुड वर्किंग कंडीशन होता है और सेफ एनवायरनमेंट होता है। जबकि कई बार इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैज़ार्डस या डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट होता है। फिक्स्ड और अगला अगला डिफरेंस देखेंगे, फिक्स्ड वर्क आवर्स, पेड एक्स्ट्रा ओवरटाइम, मतलब इसमें काम के फिक्स आवर हैं और यदि आपसे ओवरटाइम कराया जा रहा है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। जबकि यहाँ पर कोई काम के फिक्स आवर्स नहीं है, एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं मिलेगा यदि आपसे ओवर का टाइम करवाया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि शाश्वत ही बना है कि आपको अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में ओवरटाइम का पेमेंट ही नहीं मिलता। मतलब आप कंप्लीटली दया पर निर्भर हैं मालिक के। यदि मालिक अच्छा है, तो आपसे एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, तो उसका यदि नैतिक दायित्व बन रहा है, तो वो देता है। लेकिन कई बार ज़्यादा संभावना होती है कि सभी को तो अपने प्रॉफ़िट कमाने हैं ना। वर्कर चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालिक से पैसा ले लें, लेकिन मालिक आपको पैसा ही नहीं देगा, एक्स्ट्रा काम करवा लेगा और पैसे भी नहीं देगा। लेकिन ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में उस पर बाध्यता है। यदि एक्स्ट्रा टाइम आपसे करवाया है, तो उसका पैसा देना ही होगा। यदि नहीं देगा, तो आप उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं का रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में कहाँ सुनवाई हो पाती है। अगला अंतर, पेड लीव मिलते हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलिडेज़, प्रोविडेंट फंड, ये सारी सुविधाएँ मिलती हैं। जबकि यहाँ पर कोई पेड लीव नहीं होता, बीमारी या समय में कोई आपको सुविधाएँ नहीं मिलती। जैसे एग्ज़ाम्पल देखोगे ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं। जबकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेबर कोई काम चल रहा है उसका काम जो कुल्फ़ी बेचने वाले हैं, इनको कोई पेंशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करने वाले हैं। तो ये टेबल आपके लिए आसान है, बहुत कम समय में अच्छा रिवाइज़ करने के लिए एक मटेरियल है। तो आशा है कि आपको ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा और रिवाइज़ करिएगा। भले ही आप समझ गए हों, लेकिन जब तक आप बार-बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, ये 1 महीने, 2 महीने बाद आपको लगेगा कि ये आपके लिए नया ही है। तो आप बार-बार रिवाइज़ करें और पढ़ते रहें। आपको ये अच्छे से तैयार करके रखना ही है। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और टॉपिक डिस्कस करते हुए मिलेंगे।